बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम होना क्या चाहिए के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इजाज चौधरी साहब, जो सीनियर सियासतदान हैं, 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं। सियासी मामलात पे उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। आप देख रहे हैं नाज़रीन के जितने हमारे मुल्क के सियासी हालात ख़राब हैं, उतने ही माशी हालात भी ख़राब हैं। चौधरी साहब बताइए फिर होना क्या चाहिए, चूँकि लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। पहले तो जितने नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का कि आपको पता है मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं थी। तो जिन दोस्तों ने, मैंने बताया नहीं दोस्तों को, लेकिन जिन व्हाट्सएप भेजे, मैसेज भेजे, फ़ोन, सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। मांगट साहब बहुत ही जिसको कहते हैं ना, मंजे हुए साफ़ी हैं। और हर तरह इनका अपना प्रोग्राम वीलॉग है यूट्यूब पे, फिर ख़बरें ग्रुप के साथ, फिर डेली मेल के साथ। माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मांगट साहब जो है ना इस्लामाबाद में छाए हुए हैं। और उन्होंने डायरेक्ट ही सवाल क्या है कि होना क्या चाहिए। होना तो ये चाहिए कि ये जो है ना जी, इम्पोर्टेड सरकार जान छोड़ें और इलेक्शन हो। अब आप कहेंगे, अगला सवाल आपका ये होगा कि जी इलेक्शन के बाद आपका क्या फार्मूला है। देखिए, इलेक्शन का मांगट साहब इसलिए ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया में जो भी गवर्नमेंट आएगी, ये नहीं कि कोई PTI की गवर्नमेंट, मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के ज़रिए उसके पास नया फ्रेश मैंडेट होगा। तो बाहर की दुनिया, सऊदी, अमेरिकन, चाइनी या और दूसरे ममालिक, वो कम अज़ कम इतबार करेंगे, उनको क्लैरिटी होगी कि हमने डील किसके साथ करना है। और चौधरी साहब, आपकी माशी हालात इतनी ख़राब है कि इस्लामाबाद में आप बलदियाती इलेक्शन करा नहीं सके, तो ये हुकूमत आम इंतखाबात क्या करवाएगी? हर ये तो उन्होंने पैसे के लिए नहीं, इन्होंने तो शिकस्त के डर से कैंसिल कराए हैं। और बड़ा खूबसूरत तरीका इन्होंने इख्तियार किया है, ये जो ख़ासकर नून की लीडरशिप ने, कि इन्होंने पहले ये किया, फिर कौमी असम्बली से नया बिल कराया, फिर सेनेट से कराया, और फिर ये उलझा रहे हैं। आज फिर केस है मेरे ख्याल में। आपकी मीडिया टीम तो अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी कि पता नहीं क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन चौधरी साहब एक बात बताएं, ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी फौज तगड़ी होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन फौज के साथ ही सारी पार्टियों का झगड़ा होता है। ये इसका मसले का क्या हल होना चाहिए? जो हमारा प्रोग्राम है कि होना क्या चाहिए, कि ये मुस्तकिल हल नहीं इसका कोई हो सकता? नहीं, इसका मुश्किल हल तो ये है, ये होना क्या चाहिए कि जैसे बाहर की दुनिया में बहुत सारे, जैसे हमने मलेशिया में देखते हैं, टर्की में देखते हैं, हम इवन सऊदी अरब में बादशाह आता है, लेकिन वहाँ भी उन्होंने एंगेज किया हुआ है जो उनकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। अमेरिका हो, पेंटागन का रोल कोई बंदा भी, वो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये हमेशा के लिए एक डायलॉग होना चाहिए और तमाम अदारों के साथ। लेकिन फिर बात वही आएगी कि डायलॉग करे कौन। इस वक्त होना ये चाहिए कि इलेक्शन हो, और उसके बाद जैसे खान साहब ने कहा है, देखें अब करप्शन जिस लेवल पे जा चुकी है उसका एक ही हल है। और उन्होंने, खान साहब ने बिल्कुल सही सजेशन किया है कि ISI लेवल की एजेंसी, ये जो माफियाज आपको पता है, लैंड माफिया, शुगर माफिया, दूसरे माफिया, हर तरफ माफिया, काफी ज्यादा माफियाज हो गए। अब इस वक्त सही मायनों में माफियाज की हुकूमत है। सही। तो इनको जितनी पावरफुल होगी ना जी एजेंसी, तो ये सारे जितने स्टेक होल्डर हैं, ख़ासकर जो हमारे दफाई अदारे हैं, उनका रोल डिफाइन करके तो होना ये चाहिए कि एक दफ़ा मिल बैठ के सारी लाइन ऑफ एक्शन तय कर लिया है। वैसे चौधरी साहब, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, मुझे दिल से बात बताइए कि जो इमरान खान साहब ने आइडिया दिया है कि ISI के ज़रिए करप्शन को रोका जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है, तो क्या ISI इस किरदार को, इस आइडिया को पसंद करेगी? वाई नॉट। देखें, मेरे ख्याल में तो देखें, ईमानदारी की बात है कि पाकिस्तानी अफवाज ने जितना अच्छा काम किया है ना मुल्क के लिए, दफा के लिए या दूसरे दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ये 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 जो माशी दहशतगर्दी है,
इसको रोकने के लिए भी ISI, मैं इसके साथ जैसी लगा देता हूँ तो और कोई उस जैसी है नहीं एजेंसी पाकिस्तान में। अब FIA तो वो रोल अदा नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है, उनके पास वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है दूसरे लफ्ज़ों में। सही। तो ISI ही ये रोल अदा कर सकती है और करना चाहिए मेरे ख्याल में। देखें, मुल्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप जमहूरियत जमहूरियत खेलते रहें और मुल्क टूट जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वो, तो मेरे मुंह में खाक, मतलब मुंह से ऐसे निकला कि ऐसा वक्त आए। अब लेकिन आप देखें रशिया में क्या हुआ, यही मईशत के हालात हुए तो रशिया टूट गया। और बड़े मुल्कों की मिसालें दी जा सकती हैं। तो होना ये चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि ISI रोल अदा करे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आप देखें ना बैंकों ने कितना पैसा कमाया इसमें। और अब इस वक्त 2 रेट हैं डॉलर के, एक नहीं है, इंपोर्टर के लिए और है, एक्सपोर्टर के लिए और है। और सारा आप देखें, जितने आप भी मंडी से हैं, मैं भी मंडी से हूँ, और मैं फ़ख्र है कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी मंडी बहाउद्दीन से हैं। तो लोगों ने पैसे भेजने नहीं छोड़ दिए हैं बैंकों के ज़रिए। अब सारा पैसा हुंडी के ज़रिए आ रहा है। तो एक वही पहले वाला सिस्टम जो आज से 30-40 साल पहले था कि वो दोबारा शुरू हो गया। चौधरी साहब, एक लफ्ज़ आपने यूज़ किया, मुआशी दहशतगर्दी। हाँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सियासी पार्टियां हैं या हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है? और जिस नहज पे हम आ गए हैं कि आप रोज़ाना का TV देखें ना, हर प्रोग्राम में कि जी बस चंद घंटे बाकी हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इसका ज़िम्मेदार कौन समझते हैं आप? मांग साहब, सच्ची बात, ये नहीं कि मैं PTI से हूँ और ये वो, बिल्कुल मैं दिल से, जैसे आपने कहा, दिल की बात ये है कि इस मुल्क को 92 में ये जो मौजूदा दहशतगर्दी शुरू हुई ना मुआशी, ये इसके बानी हैं मोहतरम जो डॉक्टर आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने IPP, एक नया करप्शन का, ये जो है ना इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जिनको कहते हैं, इन्होंने, मैं आपके नाजरीन के लिए समझाने के लिए कि बड़े बड़े जनरेटर जिनको कहते हैं कि बिजली के कारखाने लगाए और अरबों की इन्वेस्टमेंट हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। ये बड़े बड़े जनरेटर, आपके दफ्तर में छोटा जनरेटर है, ये IPP ने बड़े बड़े जनरेटर ला के तो इन्होंने बिजली पैदा करनी शुरू की। और इस तरह के एक तरफा एग्रीमेंट हुए कि रेकोडेक तक कोई चीज़ नहीं उसके सामने। रेकोडेक एग्रीमेंट के वाले से मैं कह रहा हूँ। हाँ, सही, जो IPP के एग्रीमेंट है, आप पढ़ें एक एग्रीमेंट, बल्कि मैं आपको दावत दूंगा, मेरे पास पढ़े हैं, कि आप देखें कि एग्रीमेंट कैसा है। बिजली हो ना पैदा, ना वो करें ना करें, उनका प्लांट बंद पड़ा हो, जनरेटर बंद हो, आपने बिल देना ही देना है। अच्छा, एक तो हो गया नहीं, मैं इसी तरफ, एक तो ये बिल देना है। अच्छा, मैं दूसरी बात, बिल एक तरफ छोड़ दें, प्रॉफिट गारंटेड है, फिर इसको भी एक तरफ छोड़ दें। इन सारी चीज़ों की गारंटी किसने दी है? सॉवरन गारंटी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने। तो इस तरह जरदारी साहब ने जकड़ लिया। एक तो जरदारी साहब हो गए, उसमें बाद में माशाल्लाह इजाफा किसने किया? नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने एक तो इनकी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया, इसको कि लूट मार करो और जाओ, लूट जाओ नहीं, स्टेट को ऐसे पकड़ो। अब इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सही मैनू में IPP के शिकंजे के अंदर यरगमाल बनी हुई है। मैंने तो बड़ा काम किया इसके ऊपर। खान साहब ने, इमरान खान ने, जब वो वज़ीर आज़म था, बहुत काम किया, बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके ये एग्रीमेंट ख़त्म करें। लेकिन आपने देखा ना, एक एग्रीमेंट ख़त्म हुआ रेकोडेक का और कितना जुर्माना हो गया। अब ये स्टेट जब होती है इन्वॉल्व और सारा फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में करना है, तो उसमें तो वो साफ साफ कहते हैं जी जो लिखा है। अब लिखा किसने है? जरदारी साहब ने और नवाज साहब ने। अच्छा, इसी से जायज़ किया कि आप सवाल करें, मैं इस जो नवाज शरीफ ने एक और बहुत बड़ा जुल्म किया कि कर्जों के अंदर बेपनाह इजाफा। अब आप कह देंगे जी, जैसे मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन है कि जी इमरान खान ने बड़े कर्जे लिए,
देखें, इमरान खान ने जो कर्जे लिए लोकल रुपयों के कर्जे, वो एक रूटीन चल रही है बैंकों के साथ, वो रुपयों के अंदर कर्जे हैं और वो हर गवर्नमेंट की मजबूरी है इस वक्त जो सर्कल चल रहा है। लेकिन इन दो जो साहबान ने, जरदारी और नवाज शरीफ ने जो काम किया है वो दुनिया में किसी और मुल्क के साथ नहीं हुआ। एक तो IPP जैसे मैंने नवाज शरीफ ने आगे बढ़ाया, और फिर CPEC। अब ये दोनों पहलवान है, कहते हैं जी CPEC, एक कहता है मुझे क्रेडिट दें, दूसरा कहता है मुझे क्रेडिट। देखें, चाइना के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, लेकिन मैं आज दिल की बात करता हूँ आपके साथ। आप सोचें कि CPEC से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो एक चाइना की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। यही तो देखें मांगड़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। ये मुझे बताएं कि एक पैसे की भी इन्वेस्टमेंट हो तो 32 अरब डॉलर के कर्जे हैं और 1 साल बाद उसकी किस्तें भी आने वाली हैं। वो कर्जा है, चाइना ने जो दिया है, कर्जा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही है। अच्छा, कर्जे से बना क्या है? ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं दो बता, एक तो CPEC का रोड बना है, सारा खाली पड़ा है। चाइना ने हर हालत में बनाना ही बनाना था ये CPEC। उनका अपना था वन बेल्ट वन रोड, जो उनका जो इनिशिएटिव था प्रेसिडेंट शी का। अब इन्होंने क्या किया, और महंगे कर्जे लिए। ये इन्होंने कर्जे 32 चाइनी हमारे भाई हैं, हमारे डिफेंस की उनके साथ पार्टनरशिप है, लेकिन उन्होंने ये जो कर्जे दिए हैं 32 अरब डॉलर, बल्कि मैं इससे ज्यादा है गालबन, लेकिन 32 तो मिनिमम है। और इसकी किस्त अगले साल शुरू हो रही है? अब शुरू हो रही है। अच्छा, आप कमाएंगे कहां से? उधर IMF आपको चले मैं और आसान आपको समझा देता हूँ। आपने ऑरेंज ट्रेन सुना होगा, और नून के ये ऑरेंज ट्रेन भी उसी में से है। अब और हर महीने 18 करोड़ का घाटा है ऑरेंज ट्रेन में। सही। जो ट्रेन चलती है ना जी ऊपर, 18 करोड़ हर महीने, साल नहीं, हर महीने उसका जो खसारा है, मतलब जो टिकटें वो चार्ज करते हैं कस्टमर को और जो वो उसके ऊपर करते हैं। बिल्कुल सही। 18 महीने 18 करोड़ वो हर महीने देते हैं, और अब जो उसका तकरीबन 2 अरब डॉलर उसका है, तो उसकी भी किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। यानी एक तरफ हमें IMF खींचेगा, दूसरी तरफ चाइना खींचेगा। चाइनी जिस तरह खींचेंगे अल्लाह ना, मतलब ये ऐसे और महंगे करते हैं, फिर सस्ते भी नहीं है। IMF या दूसरे जो होते हैं ना, जो अमेरिकन या दूसरे कई यूरोपियन ममालिक ने दिए हुए हैं सॉफ्ट लोन, वो बड़े इजी लोन है, लेकिन ये बड़े महंगे कर्जे हैं जो चाइना से हमने लिए हैं। और आपने देखा, अब मैं पहला बंदा हूँ जो मीडिया में इस तरह बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा वो होगा कि हर कोई हमारे मुल्क में कोई बंदा सोचता तो है नहीं। एक ने कहा ना CPEC गेम चेंजर है, दूसरे ने कहा चेंजर है, तीसरे ने कहा चेंजर है, उसने कहा जी ये गेम चेंजर है, ये गेम मेकर है। तो आप देखें आज किस्तें शुरू हो गई हैं, आपको क्या मिला है? कुछ मिला है? या तो कोई एक पैसे की इनकम नहीं आ रही। हमें तो ये मिला है, बेरोजगारी में इजाफा हो गया है और कीमतें जो है आसमान को छू रही हैं। रोटी आम आदमी से दूर होगी और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में गंदम की जो है वो भी शॉर्टेज हो जाएगी। अब इसमें होना क्या चाहिए, जो हमारा प्रोग्राम है, होना क्या चाहिए? ये जो कर्जे हैं, ठीक है चाइना हमारे भाई हैं, ये रीशेड्यूल कर देंगे वो। अब ये होना चाहिए कि आप कमाने का सोचें। आप ये देखें मुल्क, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हैं ना मांगड़ साहब, इसी तरह आप मुल्क का बनाते हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि ये इस तरह की याशी है कि आप कर्जा ले लें और रोल्स रॉयस ले लें गाड़ी, तो 1-2 महीने तो आप फैमिली बच्चे खुश रहेंगे। तो 2 महीने के बाद जब रोल्स रॉयस के वो आने शुरू होंगे बिल, या BMW मर्सिडीज के जब किस्तें आनी शुरू होंगी, तो फिर आपको पता है कर्जा चलता जाएगा। जो बजट बनता है, आप देखें ना, 4 सूबों का बजट होता है। अब तो सूबाई खुद मुख्तारी है ना, 4 सूबों को वो रकूम चली जाती हैं। फिर हमारे फौज पाकिस्तान का बजट अलग होता है, उनका पैसा उनको चला जाता है जो दफाई उमूर से मुतल्लिक होता है। फिर कश्मीर का बजट है, फिर गिलगित बल्तिस्तान का बजट है। जो आम आदमी बिल्कुल नीचे बैठा है
उसके पास तो फटी हुई कमीज भी नहीं पहुंचती, अब तो लंडे पे भी टैक्स लगा दिया हुकूमत ने, उसके पास तो लंडे के कपड़े भी नहीं पहुंचते। चौधरी साहब ये बताएं कि आम आदमी को इस टैक्स में से, इस बजट में से क्या मिलेगा? अब आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, अब तो मिडिल क्लास जो है ना उसका भी बुरा हाल होने वाला है। अब जिस तरह के आप देखें और कीमतें बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई कमाने का भी सोचे, सिर्फ कर्जे लेने का देखे ना। दुनिया में सारे जितने भी तरक्की याफ्ता चौधरी साहब, आप तो हुकूमतों के साथ रहे, नवाज शरीफ के साथ भी आपने काम किया, पीटीआई के साथ भी अब आप बिल्कुल क्लोज हैं। आपको पता है हमारी हुकूमतें कमाने का सोचती हैं, लेकिन अपने कमाने का सोचती हैं आवाम के लिए। आप नहीं, मैं वो उसको कमाने का मैं कह रहा हूँ कि जो कर्जा लें वो कर्जा ऐसी जगह लगाया जाए जिससे मुल्क की तरक्की, इसमें मुल्क के अंदर उसके प्रोडक्शन में इजाफा हो। और चौधरी साहब ये एक आइडियल पोजीशन की बात कर रहे हैं आप, अच्छी सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन 75 साल में ये अच्छी सोच हमारे यहाँ आई तो नहीं ना? नहीं, गो के देखें पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे था, इवन जापान से आगे था। मैं रिकॉर्ड के ऊपर देख लें। अब क्यों कि आपने एक लाइन ऑफ एक्शन, जो हमारे ये बड़े लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप के लियाकत अली खां अमेरिकन कैंप में चले गए, बड़ा सही फैसला था। अमेरिकन कैंप में जाने का ये मतलब था कि फ्री इकॉनमी, जब इंडिया क्या था, इंडिया कम्युनिज्म की तरफ चला गया, रशियन ब्लॉक में, पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में आ गया। अब उस वजह से बड़ी तरक्की हुई पाकिस्तान में। और देखें ना, 47 में मुल्क बनता है, 60 में आप देखें कि 1960 का पाकिस्तान एशिया में सबसे आगे था। क्यों कि हमारी पॉलिसीज़ जो थी वो फ्री इकॉनमी, फ्री हर एक चीज़ दुरुस्त सिमत में जा रही थी। दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की, तुर्की क्यों उसमें प्रॉस्पेरिटी आ गई है? जब तक वहाँ पे वो गवर्नमेंट बिजनेस करती रही कुछ नहीं हुआ। जब प्राइवेट लोगों ने बिजनेस शुरू किया उसी वक्त आप देखें तरक्की। मलेशिया में साहब सियासी हवाले से बताइए, तो मुआशी हवाले से ना, कि मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का रोमांस कब तक चलेगा भी? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है, यकीन क्या ख्याल है? कुछ तो मैं जवाब देना नहीं चाहता, क्यों आपने बारी बार वैसे मुस्लिम लीग काफ जो है पीटीआई के साथ रेहान खान वाला सलूक नहीं कर रहे। नहीं, चौधरी साहब, परवेज लाई साहब हमारे वज़ीर आला हैं और उन्होंने वादा किया है कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे वो रिज़ाइन करेंगे। अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब में देखें क्लीन स्वीप होगी। लेकिन वो आपकी गोद में, पीटीआई की गोद में बैठ के वो बाजवा साहब को डिफेंड भी तो कर रहे हैं, जिसको इमरान खान साहब रोजाना उनके लत्ते लेते हैं। अच्छा, देखें कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मेरे काज से बड़ी हैं। चौधरी साहब उसका नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी की वो तो जो हमारे लीडर फैसला करेंगे। आप ये बताएं कि क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब एक दूसरे को रजू नहीं कर सकते? करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे? क्यों, फौज भी हमारी है और इमरान खान सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी पार्टी का वो सरबराह है। तो ये हो नहीं सकते, क्योंकि जो हम तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, तो फ़ौज तो हमारी अपनी फ़ौज है। फ़ौज को तो ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा। और आप यकीन करें मांगड़ साहब, मैं पर्सनल, मेरा जो व्यू पॉइंट है, अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए जितना शानदार किरदार अदा किया है शायद ही किसी दुनिया की किसी आर्मी ने किया हो। नहीं चौधरी साहब, मैं जो स्टेट का काम है, देखें आर्मी की वेलफेयर भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हैं कि इस मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो अफवाज पाकिस्तान ने काम किया है, अगर बेहतर होती तो फिर हम डिफॉल्ट के करीब खड़े होते। नहीं, तो वो तो इन लोगों ने जो किया नहीं है कि अब फौज तो नहीं कर दी ना। अब अफवाज ने तो देखें अपने अदारे की वेलफेयर की। मसलन अब सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई DHA आप मागर साहब, मैं, हम सब अपने नाजरीन से पूछें कि किसी की 1 इंच ज़मीन पे DHA ने कब्ज़ा किया हो। बल्कि लोग मेरे पास आते हैं सिफारिशें लेके, आपके पास कि जी हमारी ज़मीन DHA को दे दो। वो आपसे 4 कनाल लेते हैं, 1 प्लाट दे देते हैं आपको। फिर चौधरी साहब, हमारा मौजूद ये है ही नहीं, उन्होंने इससे पैसा कमाया नहीं, ताकि लोग समझें। आपको भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान ने एक अदारा कायम किया वेलफेयर के लिए, जिसको कहते हैं
DHS का नाम रख लें, वैसे तो उसका आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, AWT, उसके अंदर अस्करी बैंक है और बहुत सारे अदारे हैं। तो उन अदारों से जो इनकम आती है अफवाज को, वो अफवाज पाकिस्तान, शहदा, सिपाही, अफसरान, उनकी वेलफेयर पे खर्च होती है। और उनकी वेलफेयर किसने करनी है? स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने। तो स्टेट का बहुत सारा बोझ जो है वो अफवाज पाकिस्तान बर्दाश्त कर रही हैं। और अफवाज पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ही आला काम किया है। और मैं आपके सामने बल्कि लिख लें कि आने वाले वक्तों में दुनिया भर की अफवाज इस मॉडल को अपनाएंगी। कि देखें, नेपोलियन कहता था कि फ़ौजें पेट के बल चलती हैं, कि वही फ़ौज तकड़ी फ़ौज होती है जिसकी माशी हालत ठीक हो। तो अल्लाह का शुक्र है, आप देखें इंडिया के मुकाबले में हमारी फ़ौज बहुत उनकी माशी हालत, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी ट्रेनिंग, उनका, इसीलिए हमने अपने देखें बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी। चौधरी साहब, आप पावर कॉरिडोर में रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा बुरा नवाज शरीफ ने किया या इमरान खान ने किया? इमरान खान ने तो बहुत ही अच्छा किया और नवाज शरीफ ने हमेशा, देखिए इमरान खान का तो कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। इमरान खान का क्या एजेंडा है? कोई, देखें उसने, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, इवन बनीगाला वाला घर, उसने कहा है कि मेरे मरने के बाद सब कुछ शौकत खान है। हाँ, सही। तो उसका तो कोई ज़ाती एजेंडा है ही नहीं। हाँ, कोई पैसे का, ये तो नवाज शरीफ का ही है सारा एजेंडा। जो पैसे की सियासत, करप्शन की सियासत, ये मियाँ साहब ने शुरू की, इमरान खान ने बिल्कुल नहीं। चौधरी साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन देख रहा हूँ, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन होंगे मार्च अप्रैल? अब देखें जिस तरह के हालात सामने बन रहे हैं, शायद रमज़ान के बाद हों। जी नाज़रीन, चौधरी एजाज साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने मुआशी हवाले से भी बात की है, दफाई हवाले से भी बात की है, सियासी हवाले से भी बात की है। अगरचे मैं उनके कई जो नुक्ता नज़र है उससे मैं मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन इनके साथ, चौधरी साहब के साथ हम मुसलसल नशिस्तें रखेंगे ताकि आप तक ये बात पहुँचे कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें होना क्या चाहिए। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी।